हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा मैम। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट मॉडर्न फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल टेक्निक्स ऑफ मास्टर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। आज हम बिल्कुल न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, और इसमें हम पढ़ेंगे आज क्वांटम नंबर एंड देयर रोल इन एनएमआर, देयर प्रिंसिपल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ द एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में वहाँ पर भी पढ़ा था, तो जिससे आपको आइडिया लग गया होगा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है। तो यहाँ पे एक न्यू स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसका फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो देखिए, इसके नेम से आप यहाँ पे पहले पकड़िएगा कि न्यूक्लियर आया है आपके न्यूक्लियस के लिए, मैग्नेटिक का मतलब है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का यूज होने वाला है, और रेजोनेंस जो है ये आपका एक फिजिक्स टर्म है जिसका मतलब होता है कि दो फ्रीक्वेंसी जब आपस में मैच कर जाए, ठीक है। तो यहाँ पे यानी आपका कुछ फ्रीक्वेंसी का यूज होना है, मैग्नेटिक फील्ड आना है और न्यूक्लियस का काम है। इन्हीं तीनों चीज़ से मिलके आपका एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहीं ना कहीं बन रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसका डेफिनेशन देखते हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ टेक्निक विच इज बेस्ड ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन in the radio frequency region 400 to 900 मेगाहर्ट्ज by nuclei of the atom। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी परफॉर्म करते हैं तो सैंपल में जो हमारा एटम्स प्रेजेंट होता है उनके न्यूक्लियस आप रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन इतना एब्जॉर्ब करते हैं, और इसी एब्जॉर्प्शन से आगे हमें स्पेक्ट्रम फाइंड आउट होता है, ठीक है, जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि उस स्ट्रक्चर में या फिर उस एटम का स्ट्रक्चर क्या है, या उसमें कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन या प्रोटॉन उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे यूज भी देखिए लिखा है, टू इलस्ट्रेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन और प्रोटॉन इन द कंपाउंड। तो हम उससे क्या पता लगाते हैं, क्या डिटरमाइन करते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से, तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन। और दूसरा कह रहा है टू डिटरमाइन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और जो भी मॉलिक्यूल सैंपल में प्रेजेंट है उसका केमिकल स्ट्रक्चर का हम पता लगाते हैं। स्टूडेंट, कौन सा मॉलिक्यूल हमारा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए ले सकते हैं हम, ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे क्वांटम नंबर देखते हैं, जहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर है आपका स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे 4 तरीके के क्वांटम नंबर होते हैं, तो इन 3 को भी लाइटली देख लेते हैं, फिर हम लोग डिटेल में स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो आपका क्वांटम नंबर जो होता है ये 4 होता है, और ये आपके इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। जैसे आपका पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या करता है, ऑर्बिटल के साइज को डिस्क्राइब करता है, और दूसरा आपका बताता है एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सेकेंड होता है आपका एंगुलर क्वांटम नंबर, ये आपके ऑर्बिटल के शेप को डिस्क्राइब करता है। थर्ड है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो कि ओरिएंटेशन क्या है ऑर्बिटल का उसको डिसाइड करता है, ठीक है। अब लास्ट आपका आता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर ही सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वांटम नंबर है, क्योंकि यही आपका डिसाइड करता है कि आपका जो कंपाउंड है वो एनएमआर एक्टिव है या एनएमआर इनएक्टिव है, ठीक है। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या करता है, तो कह रहा है कि डिस्क्राइब द स्पिन और डायरेक्शन इन विच एन इलेक्ट्रॉन स्पिन। तो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस स्पिन में है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से अप साइड एंड डाउन साइड ऐसे अरेंज रहता है, ठीक है। तो ये इसी डायरेक्शन को डिस्क्राइब करता है। द टू अपोजिट स्पिन वैल्यू आर +½ एंड -½ तो जैसे ये अप साइड है तो इसकी वैल्यू +½ हो सकती है, और ये अगर डाउनवर्ड है तो इसकी वैल्यू -½ हम लोग लेके चलते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कैसे स्पिन क्वांटम नंबर ये डिसाइड करता है कि कंपाउंड हमारा एनएमआर एक्टिव है या फिर एनएमआर इनएक्टिव है। यहाँ पे देखिए एक इम्पॉर्टेंट नोट है, जहाँ पे लिखा है एलिमेंट विथ इधर ऑड एटॉमिक मास और ऑड एटॉमिक नंबर हैव द प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर स्पिन। तो कह रहा है ऐसा एटम जिसका एटॉमिक मास या तो ऑड हो या फिर एटॉमिक नंबर ऑड हो, वो आपका न्यूक्लियर स्पिन शो करता है। जैसे कि एग्जांपल से हम समझते हैं, अगर हम कार्बन की बात करें तो देखिए कार्बन के आइसोटोप्स की बात करते हैं। एक आपका हो गया C12, ओके, और दूसरा हो गया आपका C13, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ऐसे एटम जिनका एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर कोई एक ऑड होगा वो न्यूक्लियर स्पिन शो करेगा, ठीक है। तो इस केस में आप देखिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर देखें चाहे एटॉमिक मास, दोनों ही इवन नंबर है, ठीक है, दोनों ही इवन नंबर है। ये इसलिए आपका स्पिन शो नहीं करेगा, ठीक है। जबकि इस केस में आप देखेंगे तो यहाँ पे एटॉमिक मास जो है वो देखिए ऑड है, भले ये इवन है लेकिन एटॉमिक मास नंबर आपका ऑड है, इसलिए आपका ये क्या शो करेगा, स्पिन शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखा हुआ था कि ऑड एटॉमिक मास हो चाहे ऑड एटॉमिक नंबर हो,
वो न्यूक्लियर स्पिन की प्रॉपर्टी रखता है अपने पास, ठीक है। तो अब इसका यूज क्या है यहाँ पे हम लोग समझते हैं। देखिए ये हमारा कोई एटम है, एटम क्या करता है, एटम जो होता है उसके अंदर ये रेड से हमने न्यूक्लियस दिखाया है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि आपका ग्रीन कलर न्यूट्रॉन को इंडिकेट कर रहा है और ब्लू कलर जो है आपका प्रोटॉन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और न्यूक्लियस के चारों तरफ आपका रोटेट करता है इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका एक एटम का स्ट्रक्चर है, जिसमें ये हो गया आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये ब्लैक वाला आपका हो गया इलेक्ट्रॉन। होता क्या है कि अगर हम यहाँ पे देखें कि जैसे कि ये आपके कुछ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है। यदि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यदि इवन नंबर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो ये क्या कर लेते हैं, आपस में पेयरिंग कर लेते हैं। जैसे ये वाले प्रोटॉन, ये वाले न्यूट्रॉन आपस में पेयरिंग कर लेंगे, ये न्यूट्रॉन आपस में पेयरिंग कर लेगा। यहाँ पे आप देखेंगे ये ब्लू ब्लू आपस में पेयरिंग करके, और ये प्रोटॉन आपस में पेयरिंग कर लेगा, ठीक है। जिसके वजह से जब ये पेयरिंग कर लेते हैं तो यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड प्रोटॉन या न्यूट्रॉन देखने को नहीं मिलता है, जिससे हम बोलते हैं कि यहाँ पे जीरो स्पिन हो गया, क्योंकि सब पेयर्ड हो गए, कोई भी सिंगल नहीं बचा है, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे जीरो स्पिन हो गया, और जीरो स्पिन का मतलब होता है स्टूडेंट कि एनएमआर इनएक्टिव हो गया, ठीक है। तो यही देखिए जीरो स्पिन जो बता रहा है, यही आपका क्या बता रहा है, स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर कितना हो गया, जीरो। तो जब स्पिन क्वांटम नंबर आपका जीरो हो जाता है तो कंपाउंड आपका एनएमआर इनएक्टिव हो जाता है। अब यहाँ पे हम दूसरा केस यदि समझे, तो मान लीजिए कि अगर आपका न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ढेर सारे प्रेजेंट थे, जिसमें से कुछ तो आपस में पेयरिंग कर गए, लेकिन कहीं अगर कोई भी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन अनपेयर्ड फॉर्म में रह गया, ठीक है, यानी ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यदि बचा तो वो अनपेयर्ड हो गए। अनपेयर्ड होने का मतलब अगर एक सिंगल भी है तो ये आपके नॉन जीरो स्पिन हो गए, मतलब यहाँ कहीं ना कहीं जीरो से ज़्यादा आपका स्पिन शो करेगा, और वैल्यू आपका देगा प्लस हाफ का चाहे माइनस हाफ का, ठीक है। तो जब जीरो से ज़्यादा आपका स्पिन शो करता है तो उस केस में आपका जो कंपाउंड होता है वो आपका एनएमआर एक्टिव हो जाता है, ठीक है। यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहाँ बचेंगे वहाँ पे आपका एनएमआर एक्टिव कंपाउंड देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपका पेयरिंग फॉर्म में रहेंगे वहाँ पे एनएमआर इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। होप कि आप ये समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा है, अभी मैंने आपको एग्जांपल से पहले समझा दिया था, अब ये थ्योरी पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं रोल ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो कह रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लाइक इफ स्पिन क्वांटम नंबर इज जीरो देन कंपाउंड विल नॉट बी एनएमआर एक्टिव। यदि स्पिन क्वांटम नंबर आपका जीरो हो गया तो कंपाउंड जो होता है एनएमआर एक्टिव नहीं रह पाता है, ठीक है। जैसा कि अभी मैंने बताया, ऐसा कब होता है, जब सारे के सारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जब पेयरिंग कर लेते हैं, पेयर फॉर्म में आ जाते हैं, तब आपका स्पिन जीरो देखने को मिलता है। और जब आपका स्पिन क्वांटम नंबर जीरो से ज़्यादा हो जाता है तो इस केस में कंपाउंड जो होता है एनएमआर एक्टिव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं वो अनपेयर्ड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जो कि अभी हमने पढ़ा। तो यहाँ पे कुछ इस चार्ट के थ्रू मैंने बताया है कि आपके कुछ कंपाउंड है जो एनएमआर एक्टिव और एनएमआर इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये चार्ट है जिसमें हमने शो किया है कि कौन सा कंपाउंड एनएमआर एक्टिव है और कौन सा कंपाउंड हमारा एनएमआर इनएक्टिव है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं एनएमआर का प्रिंसिपल। तो इसका प्रिंसिपल बहुत ईजी है, मैंने स्टेप बाय समझाया है, आप बिल्कुल अच्छे से इसे ध्यान से समझना, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने अभी बताया कि न्यूक्लियस के अंदर आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसे हमने ब्लू कलर से इंडिकेट किया है, जो प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उसको मैंने बताया कि वो रोटेट करते हैं, चाहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चाहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये रोटेट करते हैं तो ये स्पिन शो करते हैं, ठीक है। और जब ये स्पिन शो करते हैं तो ये जो प्रोटॉन होते हैं वो एक मैग्नेट की तरीके से बिहेव करने लगते हैं, एक टाइनी मैग्नेट की तरह ये बिहेव करने लगते हैं प्रोटॉन, ठीक है, एंड जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड। और ड्यू टू द मैग्नेटिक नेचर ये आपका क्या करने लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड शो करता है, ठीक है। ये आपका हो गया स्पिनिंग न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है वो आपका क्या शो कर रहा है, स्पिन, और स्पिन शो करने की वजह से आपके प्रोटॉन जो है एक टाइनी मैग्नेट की तरीके से बिहेव कर रहा है, जिसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है।
देन आपका क्या होता है, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यदि इन प्रोटॉन्स को, ठीक है, अगर इन प्रोटॉन को हम लोग एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दें तो क्या होगा, तो देखिए कह रहा है कि व्हेन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू द न्यूक्लियाई देन इधर प्रोटॉन विल अलाइन विद मैग्नेटिक फील्ड और अपोज द मैग्नेटिक फील्ड। तो कह रहा है कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये प्रोटॉन जो है, जब इसे एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया गया तो ये सारे प्रोटॉन क्या किए, कुछ मैक्सिमम जो प्रोटॉन रहते हैं वो आपके जो बाहर से अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उन्हीं के डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो उसके अपोजिट में आ गए, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है। ये देखिए इसका स्पिन क्या हो गया, अपोजिट है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो ये वाला आपका अपोजिट है। ऐसे बहुत कम ही प्रोटॉन होते हैं जो कि अपोजिट नेचर शो करते हैं, क्योंकि इन प्रोटॉन को बहुत हाई एनर्जी चाहता है। तो जब आप इस पर हाई एनर्जी अप्लाइड करेंगे धीरे धीरे तो ये फिर से अपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे मैक्सिमम वाले पे ध्यान देंगे कि जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम देते हैं तो प्रोटॉन क्या करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के लाइन में ही अपने आप को भी अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। और ऐसे स्टेट को हम लोग बोलते हैं अल्फा स्पिन स्टेट। अल्फा स्पिन स्टेट का मतलब समझ गए होंगे आप कि यानी जब हम प्रोटॉन पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो हमारे अभी टाइनी मैग्नेट थे प्रोटॉन, वो भी सेम उसी डायरेक्शन में आ जाएगा जिस डायरेक्शन में आपके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग दिए हैं। इसे हम बोलते हैं फिर अल्फा स्पिन स्टेट, जो कि एक मोस्ट स्टेबल स्टेट होता है। इस स्टेट तक जो प्रोटॉन होते हैं वो अपने लोअर एनर्जी पे रहते हैं, यानी कि ग्राउंड स्टेट पे रहते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका एनर्जी ट्रांजिशन। यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया, उसमें प्रोटॉन जब इसी के डायरेक्शन में सेम अपने आप को अलाइन कर लिए, तब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम यहाँ पे इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और प्रोटॉन पर जब हम बाहर से रेडियो फ्रिक्वेंसी अप्लाइड करते हैं तो यहाँ पे कुछ एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट भी कह रहा है कि इफ़ रेडियो फ्रिक्वेंसी इज अप्लाइड, तो आप देख रहे हैं कि इसमें हम बाहर से रेडियो फ्रिक्वेंसी अप्लाई की हैं प्रोटॉन के ऊपर, ठीक है। एन एनर्जी ट्रांसफ़र इज पॉसिबल बिटवीन ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। तो जब आप रेडियो फ्रिक्वेंसी देंगे तो जो आपका सैंपल में कंपाउंड है स्टूडेंट, वो क्या करेगा, एनर्जी पाकर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाना चाहेगा, ठीक है। When the radio frequency energy matches the frequency difference, that is delta E is equal to h mu, is called resonance। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जब आप इसको एनर्जी देते हैं ना तो ये ग्राउंड स्टेट से कहाँ चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और इसे हम लोग बोलते हैं बीटा स्पिन स्टेट। बीटा स्पिन स्टेट मतलब कि जब हम रेडियो फ्रिक्वेंसी देते हैं तो ये जो अभी तक ग्राउंड स्टेट में था और अल्फा स्पिन स्टेट में था, वो रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी पाके खुद को बीटा स्पिन स्टेट में ले जाएगा, और यहाँ पे जो अभी तक आपके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन थे, सेम डायरेक्शन में अलाइन थे, वो यहाँ देखिए क्या हो जा रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। और इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं बीटा स्पिन स्टेट। क्यों बीटा स्पिन स्टेट आ रहा है, ड्यू टू द रेडियो फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं हायर एनर्जी या एक्साइटेड स्टेट। और इस बीटा स्पिन में आकर जो ये प्रोटॉन रहते हैं ना, वो बहुत अनस्टेबल फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये तीन तो आपके प्रिंसिपल है, लेकिन आपको हो सकता है कि अभी ये समझ में ना आ रहा हो स्टूडेंट कि ऐसा हम क्यों पढ़ रहे हैं, इससे हमें क्या लेना देना। तो देखिए इसके जस्ट वाला स्टेप आपको बता देगा कि क्यों हम एनएमआर में ये प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 3 स्टेप पहले आप अच्छे से समझ लिए, अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट मेन चीज़ को। तो यहाँ पे अभी तक जो मैंने प्रीवियस में आपको 3 स्टेप बताया, स्पिनिंग वाला, एक्सटर्नल मैग्नेटिक अप्लाई किए, फिर आपको रेडियो फ्रिक्वेंसी अप्लाई किए, उन तीनों स्टेप को यहाँ पे शॉर्टली समझेंगे और पूरा यहाँ पे स्टेप हम लोग समझेंगे क्लियरली। तो देखिए जैसे कि अभी मैंने बताया कि प्रोटॉन था हमारा जो कि अभी अपने डायरेक्शन में स्पिनिंग कर रहा था, ठीक है। लेकिन जब हम इसमें क्या कर रहे थे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अलाइन किए, तो ये क्या हो गया कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में सारे प्रोटॉन अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं अल्फा स्पिन। और ये ग्राउंड स्टेट में होता है, इसलिए ये स्टेबल फॉर्म में होता है, ठीक है। लेकिन जब हम इस अल्फा स्पिन पे कोई रेडियो फ्रिक्वेंसी बाहर से अप्लाइड कर रहे थे तो ये रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी को पाकर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और यहीं पे ये बीटा स्पिन शो करता है। बीटा स्पिन में क्या होता है, जो अभी तक प्रोटॉन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन था, वो यहाँ पे जाके अपोजिट अलाइन हो जाता है, ठीक है। तो अपोजिट
अलाइन जब हो जाता है तो आपका जो प्रोटॉन होता है स्टूडेंट, ये अनस्टेबल फॉर्म में आ जाता है। देखिए बीटा स्पिन जो है वो अनस्टेबल फॉर्म में आ गया, क्योंकि ये किस में चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो अब अनस्टेबल है तो ये खुद को फिर से स्टेबल बनाना चाहेगा, जिसके वजह से ये क्या करेगा कि जितना एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये आपका ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में करेगा, उतना ही एनर्जी ये इमिट करके फिर से एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आना चाहेगा। ठीक है, तो यानी कि बीटा स्पिन से जब ये अल्फा स्पिन में दोबारा लौटता है तो कुछ एनर्जी को इमिट करता है, और हम इसी इमिटेड एनर्जी को ही मेजर करते हैं। ठीक है, इसी इमिटेड एनर्जी को हम मेजर करते हैं कि कितनी एनर्जी हमारी लगी उस प्रोटॉन को बीटा स्पिन से अल्फा स्पिन में आने के लिए, और उसी यही डेल्टा ई एनर्जी को हम लोग मेज़र करते हैं, और उससे हम स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हैं और पता लगाते हैं हम कि हमारा जो न्यूक्लियस है या किस कंपाउंड का न्यूक्लियस था, उससे हम लोग केमिकल स्ट्रक्चर वगैरह पता लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है व्हेन बीटा स्पिन यानी कि एक्साइटेड स्टेट रिटर्न टू द अल्फा स्पिन ग्राउंड स्टेट लेवल, द एब्जॉर्ब्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी इज इमिटेड एट द सेम फ्रिक्वेंसी लेवल। तो कह रहा है कि जब बीटा स्पिन से वो अल्फा स्पिन की तरफ से आता है तो जितना एब्जॉर्ब किया रहता है रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी, उतना ही ये एनर्जी को रिलीज करते हुए खुद को फिर से अल्फा स्पिन में लाता है। एंड दैट इमिटेड रेडियो फ्रिक्वेंसी इज़ मेजर्ड, और यही जो लौटते हुए जितना एनर्जी आपका इमिट करता है उसी एनर्जी को हम लोग यहाँ पे मेजर करते हैं। दैट जनरेट सिग्नल द गिव द NMR स्पेक्ट्रम ऑफ द कंसर्न न्यूक्लियस, और यही आपका जब मेजर करेंगे तो वो आपका क्या देगा, सिग्नल को देता है, जिससे कि हम NMR स्पेक्ट्रम किसी कंसर्न न्यूक्लियस का फाइंड आउट कर लेते हैं। तो होप कि आपको आप समझ में आया होगा कि प्रिंसिपल क्या था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ NMR। तो NMR परफॉर्म करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज करते हैं उसको कहते हैं NMR स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये NMR स्पेक्ट्रोमीटर का डायग्राम है जिसमें आप यहाँ पे देखेंगे। देखिए यहाँ पे है क्या कि ये जो पर्पल कलर से दिख रहा है ये आपका है सैंपल ट्यूब, और सैंपल ट्यूब के अंदर ही हम यहाँ पे सैंपल को रखते हैं। ठीक है, यहाँ आपका ये हो गया सैंपल ट्यूब, इसमें आपका सैंपल है। ये सैंपल ट्यूब जो होता है आप देखिए इसमें रखा गया है एक बाहर से ये दिख रहा है। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं सैंपल प्रोब। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सैंपल ट्यूब हो गया, ये सैंपल प्रोब हो गया। इससे कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि जो ये ब्लैक कलर का यहाँ पे आप देखिए जो निकला हुआ है, ठीक है, लाइन, ये आपका कनेक्ट है इस सैंपल ट्यूब से, है ना। इस पर देखिए ब्लैक कलर का ऐसे वायर है, ठीक है, और ये आपका अटैच है ब्लैक वाला सैंपल ट्यूब से। जबकि ये जो रेड कलर का वायर गया हुआ है स्टूडेंट, ये आपका कनेक्ट है इस बाहर वाले प्रोब से। ठीक है, तो इतना ध्यान दीजिएगा कि ये ब्लैक वाला आपका किससे कनेक्ट है, सैंपल ट्यूब से, और जो सैंपल ट्यूब से कनेक्ट है ये आगे चल के किस में आपका देखिए कनेक्ट है, रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर में कनेक्ट है। जबकि जो बाहर साइड के प्रोब में कनेक्ट है ये रेड वाला वायर, वो आपका किससे कनेक्ट है, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर में कनेक्ट है। यहाँ पे दो मैग्नेट है, ठीक है, और मैग्नेट से अटैच्ड है यहाँ पे स्वीप कॉयल है, और मैग्नेट स्वीप कॉयल से कनेक्ट है आपका यहाँ पे स्वीप जनरेटर, जो कि फर्दर जाके आपके डेटा रीड आउट कंप्यूटर में जाके फिट है। यहाँ पे आप देखेंगे कि रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर से कनेक्ट है डिटेक्टर, और ये डिटेक्टर भी आपका प्रिंटर से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो ये आपका है इंस्ट्रूमेंटेशन। यहाँ पे हम लोग 1 बाय 1 इन सारे कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए होता क्या है कि सैंपल को हम लोग इसमें रखते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से सैंपल के अंदर रखे हुए जो हमारा मॉलिक्यूल है, जो कंपाउंड है, वो कुछ रेडियो फ्रिक्वेंसी जो यहाँ से दिया जा रहा है ना, इसको क्या करता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी की वजह से यहीं पे न्यूक्लियस के अंदर वही स्पिनिंग वगैरह होता है, जिसके वजह से हम यहाँ पे देखेंगे कि न्यूक्लियस हमारा कितना एनर्जी को ट्रांसमिट कर रहा है फ्रॉम द रिटर्निंग बीटा स्पिन टू अल्फा स्पिन, और उसी इमिटेड एनर्जी को ये फिर से आपका जो रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर है उसे रिसीव करेगा और उसे डिटेक्टर के पास भेजता है, जिससे कि आपका स्पेक्ट्रम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए ये सैंपल ट्यूब और प्रोब वाला स्ट्रक्चर कुछ बिल्कुल सेम इसी की तरीके से आप यहाँ पे एक देख रहे हैं, अंदर छोटा सा पहले ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो इसमें मान लीजिए सैंपल हम लोग इनपुट करते हैं, और ये बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है ये है आपका प्रोब स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाला यहाँ छोटा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहा है, जिसमें कि हम लोग अंदर साइड सैंपल रखते हैं, और फिर इसके चारों तरफ ये जो बाहर वाला है जिसमें कि टेस्ट ट्यूब हमारा सैंपल होल्डर जो है उसको कहीं ना कहीं फिट किया गया है। तो जो ये अंदर छोटा वाला दिख रहा है ना, इसी में हम लोग ये ब्लैक वाला वायर जो है इसको
लपेटे रहते हैं, ठीक है। और ये बाहर वाला ही जो ये ब्लैक वाला जो है, जो अंदर साइड इसके लपेटा गया है, ये आपका किससे कनेक्ट होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर से। और जो इसके बाहर रेड वाला लगा रहेगा स्टूडेंट्स वायर, वो आपका कनेक्ट होता है किससे, आरएफ जनरेटर से, ठीक है। तो कुछ इसी टाइप का ये स्ट्रक्चर है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये ब्लैक कलर का जो वायर है वो कहीं ना कहीं इस छोटे वाले टेस्ट ट्यूब के ऊपर लपेटा गया है, ठीक है। लेकिन जबकि ये रेड वाला है, ये इसके बाहर साइड वाले पे ऐसे ऐसे लपेटा गया है, ठीक है। और ये बाहर वाला कनेक्ट है आपका आरएफ जनरेटर से, जबकि अंदर वाला ब्लैक जो वायर है वो आपका कनेक्ट रहता है आरएफ रिसीवर से, ठीक है। सो डोंट बी कंफ्यूज हियर। अब यहाँ पे हम लोग कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो जो एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो सैंपल ट्यूब है। सैंपल ट्यूब क्या होता है, जिसमें हम लोग सैंपल को रखते हैं, ठीक है। इट शुड बी केमिकली इनर्ट, ये आपका केमिकली इनर्ट होना चाहिए, ये नहीं कि केमिकल से जो आपका टेस्ट ट्यूब है वही लगे रिएक्शन करने, ठीक है। तो ये केमिकली इनर्ट होना चाहिए एंड ट्रांसपेरेंट टू द एनएमआर रेडिएशन, और एनएमआर रेडिएशन को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके, इसलिए अच्छी तरीके से ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जनरली अबाउट 8.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 0.3 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो इसकी साइज हो गई, जिसमें इसका लंबाई आपका 8.5 सेंटीमीटर है और इसका डायमीटर जो है वो 0.3 सेंटीमीटर है। ओके, नेक्स्ट होता है नेक्स्ट होता है आपका सैंपल प्रोब। सैंपल प्रोब क्या होता है, इट इज़ डिवाइस दैट होल्ड सैंपल ट्यूब इन पोजीशन। तो आपने देखा कि जो सैंपल ट्यूब था उसको जो होल्ड किए रहता है उसी को हम लोग सैंपल प्रोब बोलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो सैंपल ट्यूब है उसी को तो ऐसे होल्ड किया हुआ है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सैंपल प्रोब। नेक्स्ट है आपका, हमने देखा कि इसमें मैग्नेट का यूज है जो कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट, जो कि आपका क्यों रिस्पॉन्सिबल होता है, टू प्रोवाइड द होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड। ये होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है हमारा स्वीप जनरेटर। तो स्वीप जनरेटर का काम क्या होता है, टू प्रोड्यूस इक्वल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पास थ्रू सैंपल। तो ये मैग्नेटिक फील्ड को बिल्कुल इक्वल अमाउंट में पूरा सैंपल तक आपका पहुंचाता है। थर्ड है आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर। तो नाम से ही पता चल जा रहा है कि यहाँ से रेडियो फ्रिक्वेंसी जो होता है वो जनरेट होता है। इट इज़ अ पेयर ऑफ कॉयल माउंटेड परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ द फील्ड। तो यहाँ पे आप देखेंगे पेयर ऑफ कॉयल होता है और दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेडियो फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो आप यहाँ यही आपका है रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर। देखिए ये पेयर ऑफ कॉयल है ना, यहाँ पे दो आपके वायर गए हैं जो कि यहाँ पे जाके कॉयल फॉर्म में हो जाते हैं, और ये आपका किस पे कनेक्ट है, तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा ये आपके प्रोब ट्यूब होते हैं, ठीक है। यानी सैंपल ट्यूब के बाहर वाला जो है होल्डर है सैंपल ट्यूब का, उस पर जाके कनेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर। इट डिटेक्ट रेडियो फ्रिक्वेंसी इमिटेड एज न्यूक्लियाई रिलैक्स एट लोअर एनर्जी लेवल। और ये है आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर, जो कि आपका क्या करता है, जब आपका न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आता है, यानी कि बीटा स्पिन से जब अल्फ़ा स्पिन में आता है तो कुछ एनर्जी रिलीज करता है, उसी रिलीज वाले इमिटेड एनर्जी को ये क्या करता है, मेज़र करता है। तो ये है आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर, ओके, जो कि ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ से निकला हुआ कॉयल आपका किस पे, जो ये सैंपल ट्यूब है उस पे कनेक्ट है, ठीक है। सैंपल ट्यूब से कनेक्ट रहता है आरएफ रिसीवर। बार बार बोल रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना होना, ठीक है ना। रेडियो फ्रिक्वेंसी से फर्दर आपका कनेक्ट होता है डिटेक्टर। डिटेक्टर का काम क्या होता है, सिग्नल को ये डिटेक्ट करता है और प्रोड्यूस करता है एक रेजोनेटिव न्यूक्लियाई, ओके। देन आपका डिटेक्टर कनेक्ट होता है डेटा रीड आउट से, और ये आपको एनएमआर स्पेक्ट्रम देता है, जो कि सैंपल में जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, जो कि आप जिससे कि आप पता लगा सकते हैं कि वो कौन से कंपाउंड है। आप उसके स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर लेंगे, वहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को काउंट कर लेंगे, और इससे आप पता लगा सकते हैं कि सैंपल में कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है। तो ये आपका था एनएमआर का, बहुत ही इजी, समझ लीजिए बहुत ही इजी था ये। यहाँ पे आपने प्रिंसिपल देखा, ओके, और कंपोनेंट्स आप एनएमआर देखा, और आपने यहाँ पे देखा कि कैसे स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी कंपाउंड के एनएमआर एक्टिव होने में या एनएमआर इनएक्टिव होने में। तो होप स्टूडेंट्स कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने यहाँ पे MPC 101 लिखा है, जिससे आप सब्जेक्ट कोड समझ सकते हैं कि किस सब्जेक्ट का ये नोट्स है। और यहाँ पे जो फर्स्ट 2 मैंने इंडिकेट किया है ये आपको यूनिट को इंडिकेट करता है, और
उस यूनिट के पेजेस नंबर को ये वाला लाइन इंडिकेट करता है, मतलब कि ये आपका सेकेंड यूनिट चल रहा है और ये सेकेंड यूनिट का बिल्कुल फर्स्ट पेज है। ठीक है, तो यहाँ से अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो दिस इज द फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, लास्ट एंड फिफ्थ पेज। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, आपका सपोर्ट ही मेरे लिए मोटिवेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।